साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम मित्र पर। मैं हाजिर हूँ आपके बीच एक और नई वीडियो के साथ। तो हरियाणा जीके की अपनी जो टेस्ट सीरीज चल रही थी उसमें अपने 740 क्वेश्चन तक पिछली वीडियो के अंदर कवर कर लिए थे। और जाते जाते आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि अंबाला को रेलवे लाइन से कब जोड़ा गया था। तो उसका जो सही उत्तर है वो है 1870 के अंदर। ये उसका सही उत्तर है। चलिए आज की वीडियो अपने शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 741 से कि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है वो किसने लिखा था। तो अपने पुष्यभूति जो वंश है उसके करीब अपने थे। गुप्त वंश अपने पढ़ रहे थे, आधा कवर कर लिया था। तो आज पुष्यभूति वंश और गुप्त वंश के कुछ क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। तो प्रयाग प्रशस्ति जो अभिलेख है वो किसने लिखा था, ये क्वेश्चन है अपना। तो ऑप्शन देख लेते हैं कि हरिशेन, विष्णुगुप्त, पाणिनि या फिर उपयुक्त सभी। तो किसने लिखा था इनमें से प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख? तो ये लिखा था हरिशेन ने। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। हरिशेन ने लिखा था प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। तो हरिशेन जो है वो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि और सभासद था। उसने संस्कृत में इस अभिलेख की रचना की थी। अगर प्रयाग प्रशस्ति किस भाषा के अंदर लिखा हुआ है तो संस्कृत। यह प्रयाग यानी इलाहाबाद के अंदर है, या उसका नाम है कि अशोक स्तंभ पर खुदा हुआ है। इसमें समुद्रगुप्त की विजयों और गुणों का वर्णन है। किसका वर्णन है? समुद्रगुप्त के जो अभियान है उसमें जो उसने विजय हासिल की थी उसके और उसके गुणों की का वर्णन अपने को देखने को मिलता है। तो हरिशेन द्वारा रचित यह अभिलेख गुप्तकालीन इतिहास का प्रमुख स्रोत है। तो किसके द्वारा रचित है? हरिशेन के द्वारा। नाम क्या है? प्रयाग प्रशस्ति। किसके बारे में जिक्र है? तो समुद्रगुप्त के बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन अपने देख लेते हैं कि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किस गुप्त शासक के समय का है। तो किस गुप्त शासक के समय का है? तो अपने फैक्ट के अंदर देखे हैं कि किसके बारे में जिक्र किया गया है और किन का दरबारी कवि थे वो। तो समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त या फिर उपयुक्त सभी। तो क्या होगा उसका सही उत्तर? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के विजय और उसके गुणों का वर्णन जो है इसके अंदर किया गया है। समुद्रगुप्त का जो शासनकाल है वो 335 से लेकर के 375 तक माना जाता है। और प्रशस्ति के अंदर 12 आर्यावर्त राज्यों और 9 दक्षिण भारत के राजाओं की पराजय का वर्णन है। यानी समुद्रगुप्त ने इन राजाओं को हराकर उस राज्य को अपने अधीन किया था, उसका जिक्र है इसके अंदर। इसे भारत का नेपोलियन कहा गया है। समुद्रगुप्त को क्या कहा गया है? भारत का नेपोलियन भी कहा गया है। तो प्रशस्ति से क्या है? गुप्त प्रशासन के बारे में, उसके सैन्य अभियान के बारे में, उस समय की संस्कृति के बारे में अपने को जानकारी है वो मिलती है। तो पूछा जा सकता है कि प्रयाग प्रशस्ति जो अभिलेख है उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो गुप्त प्रशासन के बारे में है, उसके सैन्य अभियानों के बारे में है और उसकी संस्कृति के बारे में जानकारी अपने को मिलती है। तो प्रशस्ति जो है वो समुद्रगुप्त की महानता को दर्शाने वाला महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना किसने की थी। तो इनमें से किसने की थी? समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त या फिर चंद्रगुप्त। तो नालंदा जो यूनिवर्सिटी है उसकी स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। गुप्त वंश के ये एक शासक थे कुमारगुप्त, जिन्होंने ये रचना अपने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना है वो की थी। तो कुमारगुप्त जो प्रथम है उनका कार्यकाल क्या रहा है? 414 से लेकर 455 ईस्वी तक ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। यह एक अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त बौद्ध शिक्षा केंद्र था। उस समय क्या था ये? अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त बौद्ध शिक्षा केंद्र। यहाँ से हेंसवांग जैसे चीनी यात्री भी प्रभावित है वो हुए थे। विश्वविद्यालय में 10,000 विद्यार्थी और 1,000 शिक्षक थे उस समय। तो नालंदा भारत के शिक्षा वैभव का प्रतीक था जिसकी नींव कुमारगुप्त ने रखी थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि गुप्त काल में भू राजस्व की जो दर है, जो टैक्स लिया जाता था, जो कर लिया जाता था, तो उसकी दर क्या थी? कितना लिया जाता था? 1/2 भाग, 1/6 भाग, 1/3 भाग या 1/10 भाग। तो जो भी उनकी फसल वगैरह जो होती थी उसका छठा भाग, जो छठा हिस्सा है वो लिया जाता था। 1/6 भाग इसका सही उत्तर होगा। तो गुप्त काल में जो भू राजस्व की जो दर थी वो 1/6 भाग थी। फैक्ट देख लेते हैं इसके थोड़े अपने कि गुप्त प्रशासन में किसान से उपज का 1/6 भाग कर के रूप में लिया जाता था और यह व्यवस्था षष्ठ भाग के नाम से, षष्ठ भाग यानी छठा भाग,
के नाम से भी जानी जाती थी। तो पूछे तो षष्ठ भाग भी इसको बोलते थे। भू राजस्व नगद और उपज दोनों में लिया जाता था। जो भी नगद आमदनी या फिर उपज जो होती थी वो चीजें भी ली जाती थी। यह व्यवस्था शांति व सुव्यवस्था का संकेत है। 1/6 कर दर आर्थिक संतुलन बनाए रखने हेतु आदर्श मानी गई, यानी सही दर थी। ज्यादा नहीं लिया जाता था, ये नहीं कि जितना हुआ उसका ज्यादातर हिस्सा राजा ने ले लिया, नहीं ऐसा नहीं होता ना। छठा हिस्सा जो है वो टैक्स के रूप में उनको देना पड़ता था उस समय। तो गुप्त काल में जो मुद्रा थी उसको क्या कहा जाता था? निक, दिनार, रुपया या फिर टका। तो क्या बोलते थे उस समय? जो गुप्त काल के अंदर मुद्रा थी उसे बोलते थे दिनार। नाम याद रखना है, दिनार बोलते थे गुप्त काल की जो मुद्रा थी उसे। तो गुप्त काल में सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? दिनार। तो समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे उन्होंने सुंदर सिक्के जलाए। इन पर देवी देवता और राजा की आकृतियां हैं वो अंकित होती थी। यह विदेशी व्यापार में भी प्रचलित थे। तो गुप्तकालीन दिनार भारतीय मुद्रात्मक समृद्धि का प्रमाण भी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपने कि कुमार संभव नाम की एक पुस्तक है, पूछा है वो किसने लिखी, किसकी पुस्तक है वो? कुमार संभव। कालिदास, बाणभट्ट, पाणिनि या फिर चाणक्य? तो किसकी है कुमार संभव? तो यह है कालिदास की। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। कालिदास द्वारा रचित पुस्तक है जिसका नाम है कुमार संभव। कुमार संभव है ये एक संस्कृत महाकाव्य है जिसके अंदर शिव पार्वती के विवाह का वर्णन है वो किया गया है। यह कालिदास की कालजयी कृति है। इसे प्रकृति सौंदर्य और रसात्मकता के लिए जाना जाता है। कालिदास को संस्कृत का शेक्सपियर कहा गया है। पूछा जा सकता है संस्कृत का शेक्सपियर किसे कहा गया है? तो कालिदास को। तो कुमार संभव में काव्य सौंदर्य, भक्ति और संस्कृति का अद्भुत समावेश है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपने। तो क्या है? मालविकाग्निमित्र किसकी रचना है? तो किसकी रचना है ये? पाणिनि, कालिदास, बाणभट्ट या फिर हर्षवर्धन? तो किसकी है ये भी रचना है कालिदास की। पीछे कुमार संभव है वो भी किसकी थी? कालिदास की। और मालविकाग्निमित्र जो है वो भी कालिदास की रचना है। तो यह कालिदास की एक नाटक शैली की रचना है। इसमें राजा अग्निमित्र और दासी मालविका के प्रेम को दर्शाया गया है। एक राजा थे जिसका नाम अग्निमित्र, उनकी दासी थी मालविका, उन दोनों के प्रेम संबंध को इसके अंदर दर्शाया गया। इसमें गुप्तकालीन दरबारों और राज परिवार की भी झलक आपको देखने को मिलती है। यह संस्कृत नाट्य साहित्य की महत्वपूर्ण कृति है। चलिए अगला क्वेश्चन अपने देख लेते हैं कि अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है? अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है? पाणिनि, बाणभट्ट, हर्षवर्धन या फिर कालिदास? तो किसकी रचना है ये? तो ये भी है कालिदास की। तो कौन कौन सी हो गई अब? कुमार संभव, कुमार संभव, उसके बाद में मालविकाग्निमित्र, और अब हो गई अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम तो ये भी रचना किसकी है? कालिदास की है, तीनों रचनाएं। तो कालिदास की सबसे प्रसिद्ध नाटक रचना है ये जिसका नाम क्या है? अभिज्ञान शाकुंतलम। महाभारत की आदि पर्व कथा पर यह आधारित है। शकुंतला और दुष्यंत की प्रेम कथा का इसके अंदर विवरण जो है वो दिया गया है। यह संस्कृत साहित्य में श्रेष्ठतम माना जाता है। इस पर आधारित पेंटिंग्स, नाटक, नृत्य और फिल्में भी बनी हैं। तो अभिज्ञान शाकुंतलम जो है वो साहित्यिक उत्कृष्टता का वैश्विक प्रतीक है, यानी सबसे फेमस है ये संस्कृत भाषा की एक रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम। किसकी है? कालिदास की। आगे देखते हैं कि बाल विवाह की जो प्रथा है वो किस काल से शुरू हुई थी? गुप्त काल, मौर्य काल, वर्धन काल या फिर चोल काल? तो बाल विवाह की जो प्रथा है ये गुप्त काल से शुरू हुई थी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। तो गुप्त काल में बाल विवाह की परंपरा आरंभ होती है और स्त्रियों की शिक्षा पर प्रतिबंध इस समय बढ़ता है। समाज में पितृसत्तात्मक जो सोच है वो उसका प्रभाव भी बढ़ता है। इसका उल्लेख स्मृतियों और साहित्य में देखने को मिलता है।
तो गुप्त काल में सामाजिक बदलावों ने महिलाओं की स्थिति को प्रभावित किया था। आगे देखते हैं कि गुप्त वंश के शासकों का सही क्रम क्या था, यानी पहले कौन से राजा हुए, शासक बने, उसके बाद में फिर कौन से बने, ये आपसे पूछा गया है कि कौन कौन से बने थे। तो देख लेते हैं अपने ऑप्शन कि समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, श्रीगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय। दूसरा ऑप्शन श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, या फिर कुमारगुप्त। तो जो रचना करने वाले थे गुप्त वंश के, तो वो तो थे श्रीगुप्त, यानी सबसे पहले होंगे श्रीगुप्त, जो इन दोनों ऑप्शन के अंदर अपने को देखने को मिलते हैं। उसके बाद में आए थे चंद्रगुप्त प्रथम, ये आए थे, समुद्रगुप्त नहीं आए थे, ये बाद में आए थे। उसके बाद में फिर समुद्रगुप्त के पुत्र का नाम था चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय जो हुए शासक हुए, ये चार थे। तो श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, फिर समुद्रगुप्त, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। तो श्रीगुप्त जो है वो गुप्त वंश के संस्थापक हैं, लगभग 240 से लेकर 280 तक वो शासन करते हैं। चंद्रगुप्त जो प्रथम है वो प्रथम गुप्त सम्राट माने जाते हैं और लिच्छवी कन्या से वो विवाह करते हैं। तो जो श्रीगुप्त थे वो अधीन रहे थे ना किसी शासक के, उस समय काल में जब वो आए थे। चंद्रगुप्त जो प्रथम है वो प्रथम गुप्त सम्राट माने जाते हैं और लिच्छवी कन्या से उन्होंने विवाह किया था। उसके बाद बनते हैं समुद्रगुप्त, जो सबसे महान गुप्त सम्राट बनते हैं और प्रयाग प्रशस्ति है वो इनकी प्रसिद्ध है, और इन्हें और क्या कहा गया है, भारत का नेपोलियन भी कहा गया है। उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय शासक बनते हैं, जो विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध होते हैं, और नवरत्नों का गठन, जो नवरत्न देखने को मिलते हैं, वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। तो गुप्त वंश एक छोटे सामंत श्रीगुप्त से शुरू हुआ, धीरे धीरे सांस्कृतिक और सामरिक शिखर पर पहुंचकर भारत को स्वर्ण युग के अंदर ये ले गए थे। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त काल में किस क्षेत्र से स्वर्ण मुद्रा प्राप्त हुई है, कहां से हुई है स्वर्ण मुद्रा प्राप्त, तो ये आपको बताना है। चलिए ऑप्शन अपने देख लेते हैं कि पंजाब, मथुरा, मालवा, या फिर प्रयाग। तो पूछा क्या है कि कहां से अपने को जो स्वर्ण मुद्राएं हैं, स्वर्ण मुद्रा है वो प्राप्त हुई है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा मथुरा। मथुरा से अपने को क्या है, गुप्त काल के अंदर स्वर्ण मुद्राएं हैं वो प्राप्त हुई है। चलिए फैक्ट देख लेते हैं कि मथुरा और उसके आसपास से गुप्त काल की अनेक स्वर्ण मुद्राएं मिली है। इन सिक्कों पर समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय आदि की आकृतियां और विजय दृश्य खुदे होते थे। तो स्वर्ण मुद्रा या स्वर्ण दिनार जो है नाम से प्रसिद्ध यह सिक्के व्यापार और वैभव का प्रतीक थे। गुप्त सम्राटों ने अपने स्वर्ण सिक्कों से विश्व को दिखाया कि भारत केवल ज्ञान का नहीं, वैभव और शक्ति का भी केंद्र उस समय काल के अंदर था। अगला क्वेश्चन अपने देख लेते हैं कि गुप्त शासक चंद्रगुप्त जो द्वितीय थे वो किस नाम से प्रसिद्ध हुए। तो किस नाम से वो प्रसिद्ध हुए थे, तो अपने ऑप्शन देख लेते हैं कि सम्राट, विक्रमादित्य, चक्रवर्ती, या फिर महाराजाधिराज। तो चंद्रगुप्त जो द्वितीय थे वो किसकी उपाधि धारण करते हैं, विक्रमादित्य की। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी, वह उज्जैनी का अधिपति भी बना। उसके दरबार में नवरत्न जैसे कालिदास, वराहमिहिर आदि थे। शक वंश को पराजित कर पश्चिम भारत में उन्होंने अपना शासन स्थापित है वो किया था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की छवि को ऐसा अमर बनाया कि हर काल के राजा ने उस उपाधि को पाने का सपना देखा था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि गुप्त काल में प्रयुक्त प्रमुख धातु है वो इनमें से कौन सी थी। तो गुप्त काल के अंदर प्रमुख धातु कौन सी थी, तो ऑप्शन देख लेते हैं, लोहा, कांसा, तांबा, या फिर सोना। तो कौन सी थी, तो जो प्रमुख धातु है गुप्त काल के अंदर की वो थी सोना। सोना इसका सही उत्तर होगा, यानी ऑप्शन डी। चलिए फैक्ट देख लेते हैं इसके कि स्वर्ण मुद्राएं गुप्त साम्राज्य की आर्थिक समृद्धि का प्रतीक थे। समुद्रगुप्त और विक्रमादित्य के सिक्के हैं वो खास तौर पर प्रसिद्ध थे। ये मुद्राएं व्यापार और सैन्य अभियानों के लिए भी प्रयोग
होती थी। तो जब सम्राट के सिक्के चमकते थे तो व्यापारी भी निश्चित होकर सुदूर देशों तक यात्रा करते। यही गुप्त वंश की समृद्धि है वो थी। चलिए अगला क्वेश्चन अपने देख लेते हैं कि गुप्त काल में लिपि कौन सी प्रमुख थी। धातु थी तो वो सोना थी। लिपि कौन सी थी, ब्राह्मी, नागरी, शारदा या फिर ख्रोष्ठी। तो कौन सी लिपि थी, ब्राह्मी लिपि। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। ब्राह्मी लिपि उस समय की प्रमुख लिपि थी। तो उस समय की सबसे अधिक प्रयुक्त लिपि है ब्राह्मी, और अशोक काल से लेकर गुप्त काल तक ब्राह्मी का प्रयोग हुआ था। प्रयाग प्रशस्ति, नालंदा अभिलेख आदि ब्राह्मी के अंदर ही लिखे गए थे। ब्राह्मी लिपि ने भारतीय लेखन परंपरा की नींव रखी, और आज की देवनागरी लिपि का भी जो विकास है वो इसी से हुआ है। अगला क्वेश्चन अपने देख लेते हैं कि गुप्त काल में धातु से बनी सर्वश्रेष्ठ मूर्ति कौन सी मानी जाती है। तो नटराज प्रतिमा, बुद्ध की मूर्ति, विष्णु की प्रतिमा या फिर यक्ष मूर्ति। तो गुप्त काल की कौन सी जो मूर्ति है वो सर्वश्रेष्ठ मानी गई है धातु से बनी, तो वो बुद्ध की मूर्ति है। ऑप्शन बी है वो इसका सही उत्तर है, बुद्ध की मूर्ति। तो उत्तर प्रदेश के सुल्तानगंज से प्राप्त हुई है ये बुद्ध की कांस्य की प्रतिमा, जो बेहद प्रसिद्ध है। लगभग 7.5 फीट ऊंची है और गुप्त काल की धातु कला का उत्कृष्ट उदाहरण भी है। इसे कहाँ रखा गया है, तो ब्रिटिश संग्रहालय के अंदर इसको रखा गया है। तो जब इस मूर्ति को खोजा गया तो विद्वानों ने कहा कि अगर बुद्ध को देखकर शांति मिल सकती है तो यह प्रतिमा है वो उसका सार है, इतनी शानदार मूर्ति वो है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि पुष्यभूति जो वंश है उसकी स्थापना किसने की थी। तो पुष्यभूति वंश की स्थापना करने वाले कौन थे। तो ऑप्शन अपने देख लेते हैं कि राजवर्धन, पुष्यभूति, प्रभाकर वर्धन या फिर हर्षवर्धन। तो किसने की थी पुष्यभूति वंश की स्थापना, पुष्यभूति ने ही, इसलिए इस वंश का नाम भी क्या पड़ा, पुष्यभूति वंश। चलिए फैक्ट देख लेते हैं कि इसकी स्थापना है वो 6वीं शताब्दी में पुष्यभूति नामक शासक ने की। इनकी राजधानी थी थानेसर या थानेश्वर। यह वंश प्रारंभ में छोटा सा साम्राज्य था जो बाद में प्रभाकर वर्धन के नेतृत्व के अंदर शक्तिशाली बनता है, और हर्षवर्धन है वो इस वंश का सबसे प्रसिद्ध सम्राट था। प्रसिद्ध सम्राट पूछे तो हर्षवर्धन। तो कभी हरियाणा के एक छोटे से क्षेत्र थानेसर से शुरू हुआ पुष्यभूति वंश हर्षवर्धन के नेतृत्व में पूरे उत्तर भारत पर छा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पुष्यभूति वंश का दूसरा नाम है क्या है। वर्धन वंश, अम वंश, अग्निवंश या फिर पितृहत्या वंश। तो क्या है, देखो इसके अंदर कौन कौन से शासक हुए, राज्यवर्धन हुए, हर्षवर्धन हुए, प्रभाकर वर्धन हुए। तो इस पुष्यभूति वंश का दूसरा नाम वर्धन वंश है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, वर्धन वंश। तो पुष्यभूति वंश को ही वर्धन वंश कहा जाता है। यह नाम वंश के प्रमुख शासकों जैसे राजवर्धन, हर्षवर्धन आदि के कारण प्रसिद्ध हुआ, और वर्धन वंश के अधीन काल को उत्तर भारत का सांस्कृतिक पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है। हर्षवर्धन की प्रसिद्धि इतनी थी कि वंश का नाम भी वर्धन वंश से पहचाना जाने लगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि स्थानेश्वर के शिव मंदिर का निर्माण है वो किसने करवाया था। तो किसने करवाया था, हर्षवर्धन, प्रभाकर वर्धन, पुष्यभूति या फिर राजवर्धन। तो स्थानेश्वर के शिव मंदिर का निर्माण वो पुष्यभूति ने करवाया था, जो इस वंश के संस्थापक थे। पुष्यभूति पुष्यभूति ने स्थानेश्वर मंदिर की स्थापना की थी और वे शिव के परम भक्त थे। इस मंदिर का बाद में पुनर्निर्माण करवाते हैं हर्षवर्धन। पुनर्निर्माण पूछे तो हर्षवर्धन। निर्माण किसने करवाया, तो पुष्यभूति। तो कहा जाता है कि पुष्यभूति ने अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए भगवान शिव से आशीर्वाद मांगकर यह मंदिर बनवाया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि स्थानेश्वर के शिव मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया था। अभी पीछे फैक्ट के अंदर बढ़ गए हैं, हर्षवर्धन, राज्यवर्धन, पुष्यभूति या फिर सदाशिवराव। तो पुनर्निर्माण किसने करवाया था इसका, स्थानेश्वर के शिव मंदिर का, तो सदाशिवराव ने करवाया था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। और कौन करवाते हैं, सदाशिवराव ने, सॉरी को किसने करवाया था इसका, हर्षवर्धन ने। पीछे फैक्ट के अंदर पढ़ के भी आए थे अपने। पुनर्निर्माण पूछे तो हर्षवर्धन ने करवाया था, और निर्माण पूछे तो पुष्यभूति ने करवाया था। तो इसका सही उत्तर होगा हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन ने अपने पूर्वजों की धार्मिक परंपराओं को आगे बढ़ाते हुए मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया, और वे भगवान शिव के बहुत बड़े उपासक भी थे। यद्यपि बाद में बौद्ध धर्म से प्रभावित हो जाते हैं
और थानेश्वर के शिव मंदिर का ऐतिहासिक महत्व आज भी है। चलिए अगला क्वेश्चन अपने देख लेते हैं कि थानेश्वर का प्राचीन नाम क्या था। थानेश्वर का प्राचीन नाम स्थानेश्वर, कुरुक्षेत्र, मथुरा या फिर रोहतक। तो थानेश्वर का प्राचीन नाम स्थानेश्वर था। अभी ऊपर शिव मंदिर के बारे में पढ़ गए हैं अपने, तो वो थानेश्वर का प्राचीन नाम था स्थानेश्वर, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। यह कहाँ स्थित है, तो हरियाणा के अंदर, और प्राचीन काल से धार्मिक व सांस्कृतिक केंद्र रहा है। हर्षवर्धन की राजधानी भी यही स्थान रहा है। तो हरियाणा का यह शहर इतिहास के पन्नों में सम्राटों का गर्व रहा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि पुष्यभूति जो वंश था या पुष्यभूति जो राजा हुए इसके शुरुआत के, उसकी राजधानी कौन सी थी। औरंगाबाद, प्राकृतनाथ, खांसी या फिर थानेश्वर। तो कौन सी थी इनकी राजधानी, थानेश्वर। जो शुरुआती जो काल था, जो शुरुआत का इनका साम्राज्य था वो थानेश्वर में था, तो उसी के कारण बाद में इनकी राजधानी में क्या बनती है, थानेश्वर। तो पुष्यभूति वंश की राजधानी थानेश्वर, अब जिसका नाम क्या है, थानेश्वर थी। यह स्थान कहाँ है, कुरुक्षेत्र के पास है। और बाणभट्ट की जो हर्षचरित नामक रचना है उसके अंदर इसका उल्लेख अपने को देखने को मिलता है। तो एक छोटे नगर से शुरू होकर थानेश्वर एक विशाल साम्राज्य की राजधानी बना और यह हरियाणा की धरती का ऐतिहासिक गर्व रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पुष्यभूति वंश के कौन कौन राजा थे। नववर्धन, राज्यवर्धन, प्रथम, आदित्यवर्धन या फिर उपयुक्त सभी। तो कौन कौन से राजा हुए, ये सारे ही राजा वर्धन वंश के अंदर या पुष्यभूति वंश के अंदर हुए थे। उपयुक्त सभी इसका आएगा। नववर्धन भी हुए, राज्यवर्धन प्रथम हुए, आदित्यवर्धन हुए, सभी हुए थे। तो पुष्यभूति वंश में कई राजा हुआ जिनमें प्रमुख कौन कौन से थे, आदित्यवर्धन, प्रभाकरवर्धन, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। सभी ने वंश को स्थायित्व और विस्तार दिया। तो हर राजा ने अपनी पीढ़ी के लिए कुछ छोड़ा, किसी ने मंदिर, किसी ने साम्राज्य और किसी ने साहित्य। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्रभाकरवर्धन के पिता का नाम क्या था। प्रभाकरवर्धन के पिता का नाम क्या था। नववर्धन, हर्षवर्धन, आदित्यवर्धन या इनमें से कोई नहीं। तो नाम था आदित्यवर्धन। प्रभाकरवर्धन के पिता थे आदित्यवर्धन। उन्होंने आरंभिक विजय अभियानों से वंश की शक्ति बढ़ाई। प्रभाकरवर्धन ने उनके साम्राज्य को और अधिक विस्तार दिया था। तो पिता की विरासत को आगे बढ़ाना इसलिए उत्तराधिकारी की पहचान होती है, और यही किसने किया, प्रभाकरवर्धन ने। प्रभाकरवर्धन की पत्नी का नाम क्या था, अप्सरा, महासेन गुप्ता, यशोमती या वर्जनी। तो उनका नाम क्या था, यशोमती। प्रभाकरवर्धन की पत्नी का नाम था यशोमती। उन्होंने राजकीय कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाई। उनकी पुत्री हुई राज्यश्री और पुत्र हर्षवर्धन थे। तो यशोमती केवल महारानी नहीं बल्कि एक सशक्त मातृशक्ति थी जिन्होंने अपने पुत्र हर्ष को महान सम्राट बनाया था। प्रभाकरवर्धन की कितनी संतान थी, कितनी संतान थी प्रभाकरवर्धन की, 2, 4, 3, 5। तो कितने थे, प्रभाकरवर्धन की 3 संतान थी, जिसमें 2 उसके पुत्र थे और एक उसकी पुत्री थी। पुत्री का नाम क्या था, राज्यश्री, और पुत्र का तो एक तो राज्यवर्धन हुए और दूसरे हर्षवर्धन थे। कुल 3 संतानें थी, पुत्र थे राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, पुत्री थी राज्यश्री। तीनों ने अपने अपने स्तर पर भारतीय इतिहास को प्रभावित किया था। तीनों संतानें योग्य निकली। राज्यवर्धन ने वीरता दिखाई, हर्ष ने साम्राज्य संभाला और राज्यश्री ने मध्य भारत के राजनीतिक संबंध बनाए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रभाकरवर्धन के पुत्रों के नाम बताने हैं, हर्ष और विनय, पुष्य और वर्धन, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन, राजेंद्र और हर्षवर्धन। तो कौन कौन से थे, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। राज्यवर्धन बड़े पुत्र थे जो युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं, और हर्षवर्धन बाद में सम्राट बनते हैं और पूरे उत्तर भारत पर शासन करते हैं। दोनों भाइयों ने पिता की मृत्यु के बाद साम्राज्य की रक्षा की थी। जब पिता नहीं रहे तो दोनों भाइयों ने शक्ति और बुद्धि से साम्राज्य को टूटने नहीं दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रभाकरवर्धन की पुत्री का नाम बताना है। क्या था, यशोमती, राज्यश्री, महादेवी या राजलक्ष्मी। तो क्या था, राज्यश्री। प्रभाकरवर्धन की एक पुत्री थी जिसका नाम था राज्यश्री। उसका विवाह मालवा के राजा ग्रहार्जुन से हुआ और हर्षचरित के अनुसार वह अत्यंत बुद्धिमान और संस्कारी महिला थी। हर्षवर्धन ने बहन को बचाने के लिए कनौज पर आक्रमण किया था। के अपमान और संकट ने हर्ष को एक सामान्य राजकुमार से सम्राट बना दिया था।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रभाकर वर्धन की मृत्यु कब हुई थी। तो कब हुई थी, ऑप्शन देख लेते हैं, 606, 602, 610 या 605 के अंदर। तो प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हुई थी 605 ईस्वी के अंदर। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, 605। वे दक्षिण के चालुक्यों से युद्ध के दौरान बीमार पड़ गए थे और उनके निधन के बाद राज्यवर्धन है वो गद्दी संभालते हैं। तो राजा की मृत्यु के बाद साम्राज्य के लिए संकट की घड़ी थी, परंतु उनके पुत्रों ने उस स्थिति को अच्छे से संभाल लिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रभाकर वर्धन के बाद गद्दी पर कौन बैठा था, हर्षवर्धन, पुष्यभूति, राज्यवर्धन या फिर यशोमती। तो कौन बैठा था बाद में, राज्यवर्धन, जो बाद में वीर गद्दी को प्राप्त हो जाते हैं और सम्राट बनते हैं हर्षवर्धन। तो प्रभाकर वर्धन के बाद कौन बैठे, तो राज्यवर्धन। उन्होंने बहन राजश्री को बचाने के लिए युद्ध किया और युद्ध में मौर्य शासक जो थे शशांक ने उनकी हत्या कर दी थी। इसके बाद हर्षवर्धन है वो सम्राट बनते हैं। तो राज्यवर्धन ने गद्दी संभाली, बहन को न्याय दिलाने के लिए अपनी जान तक दे दी थी उन्होंने। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यशोमती किसके साथ सती हुई थी। तो यशोमती किसकी पत्नी थी, प्रभाकर वर्धन की। तो किसके साथ सती हुई थी, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन, प्रभाकर वर्धन या आदित्यवर्धन। किसके साथ होगी, प्रभाकर वर्धन के साथ। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। पति की मृत्यु के बाद उन्होंने सती प्रथा के अंतर्गत स्वयं को अग्नि को समर्पित कर दिया। घटना कब की है, 605 की। यशोमती को एक आदर्श पत्नी और माता के रूप में देखा जाता है। यशोमती का सती होना उस युग परंपरा का द्योतक था, लेकिन उनका त्याग और बलिदान है वो अब भी याद किया जाता है, अब भी स्मरणीय है। तो ये थे दोस्तों अपने 30 क्वेश्चन। कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे, आपको इस 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आते थे ये भी आपको बताना है। और कल जो क्वेश्चन पूछा था अंबाला को रेलवे लाइन से कब जोड़ा गया था, तो उसका जो सही उत्तर था वो आपको बता चुके हैं, 1870 के अंदर है। तो आज का जो अपना क्वेश्चन है वो है कि भीमा देवी मंदिर है वो किसने तुड़वाया था, तुड़वाया किसने, भीमा देवी मंदिर, उनका नाम बताना है। भीमा देवी का जो मंदिर है वो किसने तुड़वाया था। तो कल मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।